हाय। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए उनके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उनकी एसेट क्वालिटी। बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए लोन्स ही उनके मेजॉरिटी एसेट्स होते हैं और यही सबसे ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कैसे इस रिस्क को मैनेज करती है और साथ ही में कैसे मेजर्स लेती है अपनी एसेट क्वालिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए। एसेट क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसे एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म के लिए एनपीए वो लोन या एडवांस होता है जिसके बदले में मिलने वाला प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू रहा हो। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी बैंक या एनबीएफसी को अपने एनपीए नंबर्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। इस इंडस्ट्री में एनपीएस के कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक है ग्रॉस एनपीएस और दूसरा है नेट एनपीएस। ग्रॉस एनपीए एक एब्सोल्यूट नंबर है जो आपको किसी भी बैंक या एनबीएफसी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के टोटल वैल्यू बताता है, और नेट एनपीएस आपको ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजन को सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आता है उसकी वैल्यू बताता है। नेट एनपीए इज इक्वल टू ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस। प्रोविजनिंग यानी कि वो अमाउंट जो बैंक अपने प्रॉफिट्स या इनकम में से निकाल कर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कवर करने के लिए रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंकिंग सिस्टम की एसेट क्वालिटी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे बैंकिंग सिस्टम के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी कि GNPAs 7.4% इन मार्च 2021 से डिक्लाइन होकर 5.9% इन मार्च 2022 तक आ गए हैं, जो कि एक 6 ईयर लो है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे सेंट्रल बैंक के स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेट करते हैं कि हमारे बैंक सफिशिएंटली केपेबल हैं मैक्रो इकोनॉमिकल शॉक्स एब्जॉर्ब करने में। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेजर करता है कि डिपॉजिटर्स का कैपिटल कितना प्रोटेक्टेड है। ये किसी भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। एक और पैरामीटर होता है NIM या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आसान भाषा में अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन समझें तो वो किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट से जनरेट होने वाली इनकम और उनके बोरोइंग या डिपॉजिट्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। तो इन की टर्म्स के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आज के वीडियो में हम ला रहे हैं ऐसे 3 बैंक्स और 2 एनबीएफसीज जिनके नेट एनपीए सबसे कम है एज ऑफ मार्च 2022। पहले हम बात करेंगे 3 बैंक्स की और फिर हम बात करेंगे 2 एनबीएफसीज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉप 3 बैंक्स विद द लोएस्ट नेट एनपीए। फर्स्ट बैंक है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एज ऑफ क्वार्टर एंडेड मार्च 2022 कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.17 और नेट एनपीए 0.32 था। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 2.03% पे था। HDFC बैंक की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स प्रोफाइल। बैंक ने अपने इंटरेस्ट मार्जिन 4 से 4.2% मेंटेन करके रखे हैं, जो इंडस्ट्री एवरेज से बेटर हैं। साथ ही साथ रिटेल सेगमेंट में बैंक बेहतर पार्टिसिपेशन एंजॉय करती है और अभी वो डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों में मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली एक्वायर कर रही है। HDFC बैंक ने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली 20% CAGR से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, जिसकी वजह से वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। HDFC बैंक को हाल ही में RBI, CCI और एक्सचेंजेस से HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए अप्रूवल मिला है। अगर हम HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर की बात करें तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि किसी भी NBFC को एक बैंक के साथ कुछ सेगमेंट्स जैसे कि होम लोन्स में कंपीट करना मुश्किल हो जाता है। एक बैंक को अपने सेविंग्स डिपॉजिट पर 3% इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो NBFCs के कंपैरिजन में लोन्स डिसबर्समेंट में थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं। इसलिए ये मर्जर HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के लिए विन विन हो सकता है। HDFC लिमिटेड को HDFC बैंक के थ्रू चीपर फंड्स और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बेनिफिट मिलेगा और दूसरी तरफ HDFC बैंक को एक ह्यूज लोन बुक का एक्सेस मिलेगा। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स के साथ कुछ इमीडिएट हर्डल्स भी आ सकते हैं। इनिशियल फेज में मर्ज्ड एंटिटी को अपने कंबाइंड नंबर्स पर 4% CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और 18% SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। HDFC लिमिटेड के लिए CRR को मेंटेन करने के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है जब तक वो एक NBFC है।
कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR इज द परसेंटेज ऑफ मनी जो बैंक्स को RBI के पास कैश के फॉर्म में रखने होते हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो एक कमर्शियल बैंक को लिक्विड कैश, गोल्ड या लिक्विड सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन करने पड़ते हैं। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड करता है। कंपनी के पास इंडिया में टोटल 1700 बैंक ब्रांचेस हैं, 2705 ATMs हैं और कंपनी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट स्टार्ट किया है। एज ऑफ क्वार्टर एंडेड मार्च 2022 कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि ROA 2.36% रहा, NIM 4.7% पे था। कंपनी का नेट NPA 0.71% पे था और ग्रॉस NPA 2.34% पे था। कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी ने पिछले 10 साल में 18% CAGR से अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है। कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 10 साल में 20% CAGR से ग्रो हुआ है और पिछले 5 साल में 13% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी की ये कंफर्टेबल अर्निंग्स उनके हेल्दी ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से मानी जा सकती हैं। कंपनी के लिए की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी रिसोर्स प्रोफाइल। कंपनी अपने रिटेल डिपॉजिट्स को मेंटेन और बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसका मेन रीजन है कि बैंक को अब तक अपने बल्क डिपॉजिट्स पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करना पड़ता था जो अब रिटेल डिपॉजिट्स की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। कंपनी का टॉप 20 डिपॉजिटर्स का कॉन्सेंट्रेशन भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा था। बैंक के लिए डिपॉजिट्स की एवरेज कॉस्ट फिस्कल 2022 में 4.8% थी जो कि उनके पेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नज़र डालते हैं। लास्ट बैंक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। इंडसइंड बैंक 1994 में एक कमर्शियल बैंक के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुआ था। एज ऑफ क्वार्टर एंडेड मार्च 2022 कंपनी का ग्रॉस NPA 2.27%, नेट NPA 0.67 और NIM 4.21% पे था। इंडसइंड बैंक की एक स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स प्रोफाइल जो हेल्दी प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स के थ्रू बैक्ड है। फाइनेंशियल ईयर 22 में बैंक के रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 0.9% इन फाइनेंशियल ईयर 21 to 1.3% इन फाइनेंशियल ईयर 22। साथ ही साथ बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उनके हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन द्वारा सपोर्टेड है। बैंक के प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। बैंक के पास कंज्यूमर्स और कॉर्पोरेट्स के सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड लोन बुक भी है। इंडसइंड बैंक की एक कमजोरी है उनकी बल्क डिपॉजिट्स पर भारी डिपेंडेंसी। टॉप 20 डिपॉजिटर्स 17% ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं जो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। साथ ही साथ बैंक का एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए अराउंड 4.8% था जो कि उनके पेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नज़र डालते हैं। बैंक्स के बाद अब बात करते हैं NBFCs की। टॉप 2 NBFCs विद द लोएस्ट नेट NPA। फर्स्ट NBFC हमारी लिस्ट में है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। BFL इंडिया की एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और बजाज ग्रुप की फाइनेंस लेंडिंग आर्म है। कंपनी के पास पूरे इंडिया में एक अच्छी रीच अवेलेबल है जिसमें 1368 अर्बन ब्रांचेस और 2136 रूरल ब्रांचेस इंक्लूड होती हैं। एज ऑफ क्वार्टर एंडेड मार्च 2022 कंपनी का ROA 4.2%, ग्रॉस NPA 1.6% और नेट NPA 0.68% पे था। कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंज्यूमर फाइनेंस में उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग में फाइनेंस सेल्स का कंपनी 65% मार्केट शेयर कवर करती है। कंपनी के रिटेल स्टोर्स का पेनिट्रेशन भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कंपनी का कस्टमर बेस 2017 से 2022 के बीच में 23% CAGR और फाइनेंशियल ईयर 22 में 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। कंपनी अनसिक्योर्ड पर्सनल, बिजनेस एंड प्रोफेशनल लोन सेगमेंट में भी एक स्टैब्लिश प्लेयर है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के कस्टमर्स को पर्सनल लोन्स भी क्रॉस सेल करती है। कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट में एक अच्छी एक्सपर्टीज बना ली है जो उन्हें हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं और उनके मार्जिन्स इंप्रूव करने में भी मदद करते हैं। कंपनी के लिए एक की मॉनिटरेबल पॉइंट है उनका बजाज ग्रुप के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरलिंक्ड बिजनेस। बजाज फाइनेंस का ऑटो फाइनेंस सेगमेंट अपने पेरेंट ग्रुप कंपनीज के साथ प्लानिंग और
बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए अच्छे से इंटीग्रेटेड है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बजाज फिनसर्व में 39.16% स्टेक होल्ड करती है और बजाज ऑटो में 33.43% स्टेक होल्ड करती है। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस में 52% स्टेक होल्ड करती है। इसकी वजह से बजाज फाइनेंस को एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है बजाज ऑटो के व्हीकल्स को फाइनेंस करने की। लेकिन आगे जाके अगर कंपनी में से उनकी पेरेंट कंपनी का स्टेक डिक्लाइन होता है या फिर कंपनी को अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज से मिलने वाला सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। और सेकंड एनबीएफसी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड एक मेजर हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है जिसके साथ साथ में बैंकिंग, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, रियल्टी, एजुकेशन, डिपॉजिट्स एंड एजुकेशन लोन्स में भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। एज ऑफ क्वार्टर एंडेड मार्च 2022 कंपनी का नेट एनपीए 1.06% रहा और एनआईएम 3.5% रहा। स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड का ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 22.8% है एज ऑफ मार्च 2022 अगेंस्ट द रिक्वायर्ड 15%। एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022 कंपनी के लोन्स अंडर मैनेजमेंट अराउंड 6,53,902 करोड़ हैं, जिसमें से 79% पार्ट इंडिविजुअल्स और 14% कंबाइंड हैं कॉर्पोरेट्स और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए। एचडीएफसी लिमिटेड के पास वेल डाइवर्सिफाइड रिसोर्स प्रोफाइल है जो उनको बोरोइंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। कंपनी का बोरोइंग प्राइमरीली मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर से होता है या फिर फिक्स डिपॉजिट से और या फिर लॉन्ग टर्म लोन से। ये हमें बताता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्स रेजिंग कैपेबिलिटीज हैं। साथ ही साथ हेल्दी कैपिटलाइजेशन और अर्निंग्स प्रोफाइल के चलते एचडीएफसी लिमिटेड की फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। एचडीएफसी लिमिटेड के लिए इमीडिएट टर्म में जो रिस्क है वो है बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंप्रेशन। आरबीआई ने हाल ही में 90 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इमीडिएटली इंक्रीज हुई है, लेकिन कस्टमर्स तक ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट चार्ज पास ऑन करने में कुछ महीने लग सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। तो ये थे वो 3 बैंक्स और 2 एनबीएफसीज जिनकी एसेट क्वालिटी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.